हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। भाई फेज इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 6 के साथ हम आ चुके हैं। मतलब सर इससे पहले हमारे लेक्चर 5 हो चुके हैं और ये हमारा 6 लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम करने वाले भाई फेज डायग्राम ऑफ सल्फर सिस्टम। मतलब सर इससे पहले जो 5 लेक्चर हुए हैं उनमें हमने क्या किया है एक बार जान लें, बहुत जरूरी है जानना। क्योंकि देखो हमने इससे पहले क्या क्या जान चुके हैं भाई। हम जान चुके हैं सर फेज क्या होती है, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे ये जान चुके हैं सर। उसके बाद कंपोनेंट क्या होते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करना है वो भी जान चुके हैं। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है। भाई एक नहीं तीन मेथड से मैंने अलग अलग टाइप से बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड आउट करना, वो भी हम जान चुके हैं। उसके बाद स्टार्ट किया था हमने अपना वेस्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं वन कंपोनेंट सिस्टम। और वन कंपोनेंट सिस्टम में भाई हमें पढ़ने हैं 3। कौन कौन से सर? वाटर सिस्टम, कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम और सल्फर सिस्टम। तो इससे पहले हम वाटर सिस्टम को पढ़ चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम को भी पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं सल्फर सिस्टम। अगर आपने वाटर सिस्टम वाला पूरा का पूरा फेज डायग्राम जो हमने एक्सप्लेन किया था अगर वो आप पढ़ के आ चुके हो तो भाई ना तो आपको CO2 सिस्टम में प्रॉब्लम आनी, ना ही सल्फर सिस्टम में प्रॉब्लम आनी, ना किसी और सिस्टम में प्रॉब्लम आनी, क्योंकि सारी चीजें हमने बहुत ही बेसिक सी चीजें वहां पर जान ली थी। कोई बात नहीं, यहां पर स्टार्ट करते हैं हम अपना सल्फर सिस्टम के लिए। भाई अगर आपको सल्फर सिस्टम जानना है, तो सबसे पहले हमें इसकी कुछ चीजें जाननी होंगी। चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले सल्फर सिस्टम की स्टार्टिंग करते हैं। भाई आज हमको फेज डायग्राम बनाना है, किसका बनाना है? सल्फर सिस्टम का। पहली बात तो हमको यह जानना है सर सल्फर जो होती है वो किस किस स्टेट में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। भाई सल्फर सिस्टम का अगर आप फेज डायग्राम देखोगे तो वो वाटर से और CO2 से बहुत अलग होता है। सर क्यों अलग होता है? इसका रीजन ये होता है, अगर मैं बात करूं वाटर की, भाई वाटर आपका 3 स्टेट में आपका पाया जाता है। मे बी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर गैसेस फेज में हो सकता है। ये 3 ही फॉर्म होती है। अगर मैं CO2 की बात करूं, भाई CO2 भी 3 ही फॉर्म में पाया जाता है, सल्फर, लिक्विड और गैस। इसलिए इन दोनों का जो फेज डायग्राम था ना वो ऑलमोस्ट इक्वल टाइप था। मतलब कुछ चीजें डिफरेंट थी और वो चीजें क्या डिफरेंट थी वो हमने जान चुके थे उसमें। लेकिन भाई अगर हम सल्फर सिस्टम की बात करें तो सल्फर में 3 नहीं 4 फेज होती हैं। सर कौन कौन सी फेज होती है सुन लीजिए। भाई एक होती है हमारे पास रोम्बिक सल्फर, इसको हम दिखाएंगे SR से। दूसरा होता है अपने पास मोनोक्लिनिक सल्फर, इसको हम दिखाएंगे SM से। एक होता है अपने पास लिक्विड सल्फर, इसको हम दिखाएंगे SL से। और एक होता है अपने पास वेपर सल्फर। क्या होता है भाई? वेपर सल्फर। और इसको हम दिखा देंगे SV से। इसको हम दिखाएंगे भाई SP से। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, आप ध्यान से सुन लेना। सल्फर सिस्टम को बहुत ही आराम से छोटे से फॉर्मेट में लेके चले जाएंगे। टिपिकल नहीं है, आसान है, बहुत आसान टॉपिक है। हम बात कर रहे हैं जैसे वाटर है, अगर मैं H2O की बात करें भाई वो आइस में, वाटर वेपर में 3 फेज में रहता था, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं सल्फर की, सर सल्फर गैस फेज में रहता है, मतलब वेपर फेज में रहता है, ठीक है। सल्फर लिक्विड फेज में रहता है, ठीक है। सर सल्फर सॉलिड फेज में भी रहता है, लेकिन सॉलिड फेज में 2 अलग अलग फेज बनाता है। एक होता है हमारे पास रोम्बिक सल्फर, दूसरा हमारे पास होता है मोनोक्लिनिक सल्फर। सर ये चारों की चारों फेज हमारे फेज डायग्राम में किस तरह से होती हैं समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज जानना और जरूरी है, और वो क्या जानना है? हमारे पास 4 फेज होगी। सर कौन कौन से होगी एक बार बताना फिर से। रोम्बिक सल्फर बताया, ठीक है। मोनोक्लिनिक सल्फर बताया, ठीक है। लिक्विड सल्फर बताया, ठीक है। वेपर सल्फर बताया, ठीक है। क्या सर ये चारों की चारों फेज हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, जैसे वाटर होता है भाई, वाटर में हमने क्या जाना था, वाटर से सॉलिड फेज में हो, चाहे वाटर आपका क्या लिक्विड फेज में हो, क्या वाटर आपका जो है गैस फेज में हो। सर ये तीनों के तीनों फेज एक पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में थी।
ये तीनों की तीनों फेज एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में थी, उसको हमने ट्रिपल बॉन्ड बोला था। वैसे ही CO2 में था। क्या सर ऐसा हमारे सल्फर में होने वाला है? क्या ये चारों फेज जो है ये इक्विलिब्रियम में एडजस्ट करेंगी? क्या ये इक्विलिब्रियम में एडजस्ट करेंगी? तो एक काम करते हैं, इसको हम निकाल के देख लेते हैं, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाल के देखेंगे सर? डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए तो हमें पता है ना फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? F = C - P+2। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये नॉर्मली नहीं आपको बताई जाती है, कभी कभी बुक्स में भी नहीं होता है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है जो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। देखो अगर हम यहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं ना, एक हमारे पास नया रिजल्ट निकल के आता है जो हमारे फेज डायग्राम को, सल्फर सिस्टम के फेज डायग्राम को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा। देखिए भाई, कंपोनेंट हमारे कितने हैं? अगर कंपोनेंट की बात करो तो एक ही कंपोनेंट है सल्फर, वन कंपोनेंट सिस्टम तो वैसे ही पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। फेज यहां पर कितनी है? 1 2 3 4। सर 4 फेज हो गई अपने पास। कितनी फेज होंगी? 4। क्योंकि देखो रोम्बिक सल्फर एक अलग टाइप की फेज होगी सॉलिड फेज में, मोनोक्लिनिक सल्फर एक अलग टाइप की फेज होगी, लिक्विड सल्फर अलग है, वेपर सल्फर अलग है। हमने चारों को अलग अलग फेज है तो फेज हमारी 4 होगी। सर प्लस कितना है? 2 है। अगर हम यहां से निकालेंगे 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 - 4। और यहां से अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालता तो वो वैल्यू आती है हमारी -1। कितनी आती है भैया? -1। सर ये तो अचंभा हो गया, ये तो अचंभा हो गया। आज तक ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ। अगर हम किसी सिस्टम को एक्सप्लेन करें तो कुछ ना कुछ तो वेरिएबल होगा। अगर मान लीजिए वेरी कर रहे हैं हमारे कितने? 2 वेरिएबल, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगा। एक वेरिएबल वेरी कर रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगा। एक भी नहीं कर रहा है तो 0। अगर कोई नहीं कर रहा है तो 0। सर माइनस में वैल्यू कैसे आ सकती है? माइनस में वैल्यू कैसे आ सकती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम की तो वैल्यू माइनस में आ ही नहीं सकती। नहीं आ सकती तो ये किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है? ये एक ही चीज को बता रहा है, ये एक ही चीज को बता रहा है कि भैया ये चारों के चारों फेज एक साथ इक्विलिब्रियम में किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलेंगी। बहुत बेहतरीन पॉइंट है, बहुत बेहतरीन पॉइंट है। आप सल्फर का जब आप फेज डायग्राम देखोगे तो वहां पर रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, लिक्विड सल्फर, वेपर सल्फर मिलेंगी तो चारों, लेकिन किसी एक पॉइंट पर चारों के चारों इक्विलिब्रियम में नहीं मिलेंगी। एक पॉइंट पर मैक्सिमम 3 ही फेज ऐसी होती हैं जो इक्विलिब्रियम में मिल सकती हैं। जैसे वाटर में देखा था, CO2 में देखा था, यहां सल्फर में देखने वाले हैं। चलो एक काम करते हैं, हम इसके फेज डायग्राम की बात करते हैं। इसका फेज डायग्राम हमारा कुछ इस टाइप से होता है। आपको पता है भाई क्या पता है सर? हमको ये पता है जब हम सल्फर का फेज डायग्राम बनाएंगे, ये किसका बना रहे हैं भाई? सल्फर। ये हम बनाने वाले हैं सल्फर का फेज डायग्राम। और फेज डायग्राम किसी का भी हो, हमको इधर क्या लेना होता है भाई? प्रेशर लेना होता है। सर क्या लेते हैं हम? इधर प्रेशर लेते हैं। यहां क्या लेना होता है हमें एक्स एक्सिस पर? सर टेम्परेचर लेते हैं। चलिए हमने इधर टेम्परेचर ले लिया है, इधर हमने प्रेशर ले लिया है। अभी तक कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, ठीक है सर, कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब एक काम करते हैं, हम कुछ और चीजें जान लेते हैं। यहां पर क्या जानने वाले हैं सर? प्रेशर टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद ये ग्राफ हमारा बनता है। यहां पर इस एरिया में हमारा क्या होगा भाई? यहां पर आपका रहता है रोम्बिक सल्फर, यहां आपका पाया जाएगा रोम्बिक सल्फर, ठीक है सर। यहां आपका पाया जाएगा लिक्विड सल्फर, ठीक है सर। यहां पाया जाएगा आपका वेपर सल्फर, ओके सर। सर ये जो पोर्शन है ना बीच में, यहां पर आपका पाया जाता है, यहां पर आपका पाया जाता है क्या? यहां पर हम इस तरह से लिख देते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर। यहां पर आपका पाया जाएगा मोनोक्लिनिक सल्फर। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगर इसको हमें अच्छे से समझना ही है, तो हम एक काम करते हैं, इसको कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं। ये हमारा एक पॉइंट है, ये हमारा एक पॉइंट है, ये हमारा एक पॉइंट है। इनको हम कुछ नाम दे देते हैं ताकि आराम से अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, ठीक है सर। एक काम करते हैं, इसको हमने कर दिया, इसको हमने नाम दे दिया ए, आई होप दिखाई दे रहा होगा। इसको हम बोल देंगे बी, इसको हम बोल देंगे सी, ए बी सी, ठीक है कोई बात नहीं, ए बी सी हो गया। इसके बाद एक काम करो, ए बी सी हो गया, इसको नाम दे दो डी, इसको नाम दे दो ई, और इसको नाम दे दो एफ। ए बी सी डी ई एफ, ये हमने रैंडम अपनी तरफ से नाम ले लिया। आपको अगर कोई और दूसरे अच्छे लग रहे हो आप उनको नाम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो हमने इस तरह से नाम ले दिया है सर। जैसे हमने कहां पर भाई? जैसे हमने वाटर सिस्टम में देखा, जैसे हमने
वाटर सिस्टम में देखा या फिर हमने CO2 सिस्टम में देखा, वैसे ही हमें यहां पर करना है। हमको केवल कुछ चीजें याद रखनी है, और वो कुछ चीजें कौन सी होती है भाई? वो हमारे पास 3 चीजें होती हैं। वो हमारे पास कितनी चीजें मिलेंगी? 3 चीजें। सर कौन कौन सी? पहला एरिया, भाई यहीं से स्टार्ट किया था जी सर। दूसरा कर्व, ठीक है सर। अगर हमें किसी के भी सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो, अगर उसका हमें फेज डायग्राम समझना है तो 3 चीजों पे फोकस करना है, एरिया, कर्व और पॉइंट। एरिया, कर्व और पॉइंट, ये 3 चीजों पर फोकस करना है। और इन तीनों चीजों के अंदर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम भी जानना है, ये कैसे कैसे एग्जिस्ट करती है वो भी जानना है। चलिए एक काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना फंडा, जो भी रहेगा। इतनी चीज याद रहे भाई, इस रीजन में आपका रोमिक सल्फर है, बीच में आपका मोनोक्लिनिक सल्फर है, इधर आपका लिक्विड सल्फर है, और इधर आपका वेपर सल्फर है। चलिए भाई स्टार्ट करें। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, और हम यहां पर ले लेते हैं क्या? एरिया की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे भाई? एरिया। सर एरिया अपने पास इस बार इस उसमें ग्राफ में कितने एरिया हैं? तो जरा एरिया देखो, ये वाले एरिया की अगर मैं बात करूं, यहां पर क्या है भाई? एरिया है हमारा DACF है, बिल्कुल है सर, DACF। देखो ये पूरा का पूरा एरिया मैंने ले लिया है, DACF। लिख लो पहले, तो क्या लिख लें सर? एरिया है अपने पास पहला DACF, DACF है, ठीक है सर। इसमें है क्या ये भी लिख लो साथ के साथ, इसमें है क्या ये भी लिख लो साथ के साथ। सर एरिया DACF में हमारा रोमिक सल्फर है, लिखो, लिखिए भाई, यहां पर अपना क्या है? रोमिक सल्फर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, एक चीज होगी। दूसरा एरिया देखना सर, दूसरा एरिया मैं ये वाला ले लूं, ठीक है, ये वाला ले लो, DABE। क्या भाई? अपना दूसरा एरिया है DABE, देख लीजिए। और DABE में कौन है? DABE में है अपना वेपर सल्फर, ठीक है, लिख लीजिए यहां पर अपने पास में DABE में है वेपर सल्फर, कोई दिक्कत नहीं। एरिया में देख लें, जितने एरिया है सबको ले लीजिए भाई। आगे आ जाइए, एक एरिया हमारे पास ये भी है, कौन सा है? FCBE, लिख लीजिए। क्या लिखना भाई? FCBE। इसमें कौन है भाई? इसमें कौन है भाई? FCBE में कौन है? लिक्विड सल्फर है, लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है भाई, बहुत सिंपल सी चीज है। इसमें सर अपने पास लिक्विड सल्फर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। आगे 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 देखिए, इसमें क्या करना भाई? एक और हमारा एरिया बचा है, वो कौन सा है? ABC। कौन सा भाई? ABC। और ABC में कौन है? मोनोक्लिनिक सल्फर है, हम यहां पर भी लिख लेते हैं सर। एक एरिया है हमारे पास ABC, और इसमें है अपने पास मोनोक्लिनिक सल्फर, इसमें है अपने पास मोनोक्लिनिक सल्फर। सर एक चीज तो समझ में आ रही है, एक चीज तो समझ में आ रही है, और वो क्या समझ में आ रही है? अगर मैं इस एरिया की बात करता हूं, यहां पर फेज कितनी है भैया? 1। रोमिक सल्फर सॉलिड फेज है, एक ही फेज है। सर कंपोनेंट कितने? वो तो एक ही है, 1 कंपोनेंट सिस्टम है ना, कोई दिक्कत नहीं। सर इस वाले एरिया की बात करना, यहां पर अगर मैं बात करता हूं, फेज कितनी है भैया? एक ही फेज है, वेपर सल्फर है। कंपोनेंट कितनी है? 1 कंपोनेंट है, सल्फर। आगे इधर बात कर लीजिए, यहां पर भी फेज एक है, लिक्विड सल्फर, कंपोनेंट तो एक ही रहेगा। यहां पर फेज कितनी है सर? एक ही फेज है, मोनोक्लिनिक सल्फर, कंपोनेंट एक ही रहेगा। सर इसका मतलब है अगर इन सब में फेज एक जैसे हैं, कंपोनेंट भी एक जैसे, सर अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहूं तो इन सब के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम आएगा। भाई हमने वाटर में अलग अलग करके निकाला था, कार्बन डाइऑक्साइड में अलग अलग करके निकाला था, अब एक साथ निकाल दें, क्योंकि अपन को पता चल गया है डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर होता है C - P + 2। C की वैल्यू कितनी है भैया? 1, सब में एक ही। P की वैल्यू वो भी 1 है, प्लस क्या करना है? 2 है। सर प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, यहां से F की वैल्यू आ जाएगी 2, यहां से F की वैल्यू आ जाएगी 2। मतलब सर एक चीज अपन को समझ में आ रही है, एक चीज अपन को समझ में आ रही है, अगर मैं रोमिक सल्फर की बात करता हूं, यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 2 हो जाएगा। यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी।
आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। क्या समझ में आ रहा होगा भैया? यहां पर हमने अलग अलग एरिया में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला, तो सभी जितने भी एरिया हैं हर एक एरिया में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। सर ये तो पहले जैसी कहानी होगी, वाटर में भी हमने एरिया में 2 ही निकाला था, CO2 में हमने एरिया में 2 ही निकाला था। भाई एरिया में 2 ही रहना है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। ACP 210 से अगर याद हो तो ACP 210 क्या होता है? अभी अगर कुछ लोग नए जुड़े हैं तो उनको नहीं पता होगा, पता चल जाएगा, कुछ टाइम रुक जाइए भाई, आगे बात करते हैं। चलिए हमारा एरिया खत्म हो गया, अब हम बात करते हैं सर कर्व्स की। अब हम बात करेंगे किसकी? कर्व्स की। अब कर्व्स की बात करेंगे भाई, आपको मैं बता दूं, आपको अभी अधूरा है डायग्राम, अभी इसमें हमें मेटास्टेबल पॉइंट भी देखना है। मेटास्टेबल कहां होता है तो अभी उसकी बात में करेंगे, पहले हम एरिया कर्व पॉइंट से निपट लें, उसके बाद मेटास्टेबल पे चलेंगे। चलिए सर आगे बात करिए कर्व। अब कर्व कितने हैं ये देखिए भाई, कर्व मेरे पास दिख रहे हैं सर DA, AB, BE, CB, AC, CF। सब कर्व तो बहुत सारे हैं, कर्व तो बहुत सारे, कोई बात नहीं, कितने भी सही कर्व, हमें क्या करना है? हमें तो केवल काउंट करना है, और काउंट करने के बाद उधर लिख देना है, बस इतना ही तो करना है। चलिए सर एक काम करते हैं, कौन कौन से कर्व है? सर एक है हमारे पास DA, लिख दीजिए। क्या है सर? DA, ओके। और क्या भाई? DA कर्व हो गया। और कौन सा कर्व है? सर AB कर्व है, AB देखो आपके पास कर्व कौन सा है? DA, वापस लिख देते हैं। एक है अपने पास DA कर्व, ठीक है, एक है अपने पास AB कर्व, ठीक है, देख लो वही है ना, AB कर्व है। सर BE कर्व भी है, लिखिए BE कर्व भी है, ठीक है। और कौन कौन से कर्व हैं देखो, 1 2 तीनों के नाम लिख दिए। सर AC कर्व है और BC कर्व है, ठीक है, लिख देते हैं। AC कर्व भी है और BC कर्व भी है। और कोई कर्व है? बिल्कुल है। सर कौन सा बचा हमारा? CF कर्व बचा है, CF कर्व भी है। सर इतने कर्व हैं हमारे पास। कितने कर्व हो गए? कर्व कितने हो गए भैया देखना हमें, 1 2 3 4 5 6 कर्व हो गए। अब इन पर हो क्या रहा है? इस चीज को हम थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। यहां पर देखिए कैसे समझेंगे, एक चीज सोचो, इधर कौन है? रोम्बिक सल्फर है, ठीक है सर। इधर कौन है? वेपर सल्फर है। इस कर्व पर ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे? इक्विलिब्रियम पे। पता है ना? बिल्कुल पता सर, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। AB कर्व की बात करें, अच्छा लिखते चलते चलो, अगर हम DA कर्व पर देखते हैं तो रोम्बिक सल्फर वेपर सल्फर के साथ इक्विलिब्रियम में है, लिख लीजिए भाई। यहां पर अगर हम बात करते हैं DA कर्व में हमारे पास रोम्बिक सल्फर इक्विलिब्रियम में होता है वेपर सल्फर के साथ। चलिए और देखिए AB कर्व में, अगर मैं AB कर्व की बात करूं तो इधर मेरा मोनोक्लिनिक सल्फर है, इधर मेरा वेपर सल्फर है। सर ये दोनों कहां मिलेंगे? इक्विलिब्रियम में मिलेंगे। ये दोनों कहां मिलेंगे? इक्विलिब्रियम में मिलेंगे। सर अगर मैं यहां बात करता हूं तो यहां पर मोनोक्लिनिक जो सल्फर है वो इक्विलिब्रियम में होगा वेपर सल्फर के। चलिए सर 2 कर्व हो गए। BE की भी बात कर लो, BE इधर कौन है भाई? इधर है सर हमारे पास लिक्विड सल्फर, इधर कौन है? वेपर सल्फर। दोनों किस में रहेंगे? इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो इस वाले कर्व यानी BE पर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में है। BE पर कौन है भाई? BE पर है हमारे पास लिक्विड सल्फर इक्विलिब्रियम में होगा वेपर सल्फर के। चलिए सर ये भी सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कौन सा कर्व है ये देखो, AC को जरा चेक करना। AC में क्या करना भाई? अगर मैं AC की बात करूं, इधर मेरा कौन सा है? रोम्बिक सल्फर, इधर मेरा कौन सा है? मोनोक्लिनिक सल्फर। ये भी तो इक्विलिब्रियम में होंगे, बिल्कुल होंगे। सर अगर हम इसकी बात करें, किसकी? AC की, तो यहां पर हमारा रोम्बिक सल्फर इक्विलिब्रियम में होगा मोनोक्लिनिक सल्फर के। आगे बात करो, BC की भी बात करो भाई। BC का हमारा, BC का ये रहा BC। इस पर कौन है भाई? सर BC में इधर है हमारा लिक्विड सल्फर, इधर है हमारे पास मोनोक्लिनिक सल्फर, और ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में।
ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में। तो सर यहां पर अगर हम बात करें तो मोनोक्लिनिक सल्फर इक्विलिब्रियम में होगा लिक्विड सल्फर की। सर एक और बचा है CF, इसको भी देख लो। CF कर्व पर क्या है, CF कर्व पर क्या है भाई, CF कर्व पर इधर कौन है, रोम्बिक सल्फर, इधर कौन है, लिक्विड सल्फर, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में। तो इस कर्व पर होगा हमारा रोम्बिक सल्फर और लिक्विड सल्फर इक्विलिब्रियम में। यहां पर होगा हमारा रोम्बिक सल्फर और लिक्विड सल्फर इक्विलिब्रियम में। सर ये हमारे पास सारे के सारे इक्विलिब्रियम मिल गए, फेज इक्विलिब्रियम मिल गए, कहां पर, कर्व्स पर। ये जो हमने बात की थी ना, ये वाली बात, ये हमने एरिया पे बात की थी। अब जो हम बात करने वाले हैं ना, अब जो हम बात करने वाले हैं, ये करने वाले हैं कर्व्स पे बात। पहले एक चीज जान लो भाई, पहले एक चीज जान लो, सर इनके नाम क्या है, इनके नाम क्या है, क्योंकि नाम भी तो जरूरी है, नाम भी तो जरूरी है। नाम नहीं पता होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा भाई। एक चीज देखो, रोम्बिक से वेपर में जा रहा है, रोम्बिक से वेपर। सर रोम्बिक कौन सी फेज में होता है, सॉलिड फेज में होता है, बिल्कुल। सॉलिड से वेपर में जा रहा है, सर सॉलिड से वेपर में डायरेक्ट जाना क्या बोलते हैं उसको, सब्लिमेशन। एग्जैक्टली ये जो कर्व होगा इसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन कर्व। क्या बोलेंगे इसको, सब्लिमेशन कर्व बोलेंगे। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये हम वाटर में भी पढ़ चुके थे, CO2 सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं। यहां पर देखो भाई, मोनोक्लिनिक ये भी सॉलिड है, वेपर से, सॉलिड से वेपर जा रहा है, सर इसको भी हम सब्लिमेशन कर्व ही बोलेंगे। ठीक है, लिक्विड से वेपर जा रहा है, लिक्विड से वेपर मतलब वेपराइजेशन हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, सर इसको बोलेंगे वेपोराइजेशन कर्व, इसको बोलेंगे वेपोराइजेशन कर्व। ठीक है सर। रोम्बिक से मोनोक्लिनिक, सर रोम्बिक भी सॉलिड है, मोनोक्लिनिक भी सॉलिड है। जब सॉलिड से सॉलिड में जाते हैं ना तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन, इसीलिए इस कर्व का नाम हो जाएगा ट्रांजिशन कर्व, इसलिए इस कर्व का नाम हो जाएगा ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, यहां पर क्या मोनोक्लिनिक से लिक्विड में जा रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है मतलब फ्यूजन कर्व हो गया। क्या बोलेंगे इसको, फ्यूजन कर्व बोलेंगे। सर रोम्बिक से लिक्विड में जा रहा है, रोम्बिक भी क्या है, रोम्बिक भी क्या है, ये भी सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन कर्व ही बोलेंगे। अच्छा, फ्यूजन की जगह आप मेल्टिंग कर्व भी बोल सकते हो, है ना, लिक्विफिकेशन होता है यहाँ पर, तो इसको मेल्टिंग या फ्यूजन कुछ भी बोल सकते हैं, आप इसको जान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहां पर नाम नहीं लिख रहा हूं, एक बार बता देता हूं फिर भी, है ना, सुन लीजिए। अगर मैं DA की बात करूं, मैं सॉलिड से वेपर जा रहा है, सब्लिमेशन कर्व हो गया। AB की बात करूं, सॉलिड से वेपर जा रहा है, सब्लिमेशन कर्व हो गया। BE की बात करूं, लिक्विड से वेपर जा रहा है, वेपराइजेशन कर्व हो गया। AC की बात करूं, सॉलिड से सॉलिड में जा रहा है, ट्रांजिशन कर्व हो गया। BC की बात करूं, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, फ्यूजन कर्व हो गया। CF की बात करूं, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, फ्यूजन कर्व होगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको बस एक काम करना है, और वो काम क्या करना है भाई, वो काम करना है हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का। भाई एक चीज समझ लो, भाई एक चीज समझ लो, और वो समझने वाली चीज क्या है, वो समझने वाली चीज है, अगर इन सभी सिस्टम्स की मैं बात करूं, सभी कर्व्स की बात करूं, इन सब में भाई फेज कंपोनेंट तो एक ही रहेगा, कंपोनेंट तो एक ही रह गया, क्योंकि वन कंपोनेंट सिस्टम है। लेकिन फेज की बात करें, यहां भी दो है, 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 यहां भी दो, मतलब भाई हर एक कर्व पर दो दो फेज हैं। सर इसका मतलब फेज दो हो जाएंगी, और फेज दो हो जाएंगी, फिर तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, C माइनस P+2 फॉर्मूला रख देंगे। C की वैल्यू हो जाएगी सर 1, P की वैल्यू हो जाएगी 2, प्लस हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसल, F की वैल्यू 1, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 1, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 1। सर यहां से हम एक चीज बोल सकते हैं, एक चीज बोल सकते हैं, सर कर्व में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 1, कर्व में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 1। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हर एक कर्व का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रहेगा, हर एक एरिया का डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 2 रहेगा। पॉइंट की बात कर लेते हैं, पॉइंट की बात कर लेते हैं। अभी फिलहाल कितने पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं भाई, कितने पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं सर? 1 ओके, 2 ओके, 3 ओके। सर हम बात करेंगे पॉइंट की, इस बार हम बात करने वाले हैं पॉइंट की। यहां पर हम लिखेंगे ट्रिपल पॉइंट। क्या लिखेंगे, यहां पर हम ट्रिपल पॉइंट लिखेंगे। सर इस बार ना
वाटर में केवल एक ट्रिपल पॉइंट था, CO2 में एक ट्रिपल पॉइंट था, यहां पर सल्फर में 3 होते हैं भाई, 3 होते हैं। देखना कौन कौन से, ABC। सर कितने हैं, 3 है। एक मेरे पास A है, एक मेरे पास B है, एक मेरे पास C है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो। सर कैसे समझेंगे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर देखिए, अगर मैं पॉइंट A की बात करूं, अगर मैं पॉइंट A की बात करूं, इसके कांटेक्ट में रोमिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक सल्फर है, वेपर सल्फर है। कितनी है, 3 है। कौन कौन से सर, ए में हमारे पास रोमिक सल्फर इक्विलिब्रियम विद मोनोक्लिनिक सल्फर इक्विलिब्रियम विद वेपर सल्फर। सर ये 3 सल्फर जो है आपस में इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इसके कांटेक्ट में लिक्विड सल्फर नहीं है, इसके कांटेक्ट में लिक्विड सल्फर नहीं है। तो मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट करते ही शुरुआत में बताया था भाई चारों की चारों फेज एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में नहीं होती, कोई भी 3 रहेंगी, तो यहां पर रोमिक, वेपर और मोनोक्लिनिक इक्विलिब्रियम में मिलेंगी। अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं, अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं तो भैया यहां पर मोनोक्लिनिक है, वेपर है, लिक्विड है। यहां बात करें हमारे पास मोनोक्लिनिक सल्फर है, ठीक है, लिक्विड सल्फर है, ठीक है, वेपर सल्फर है, ठीक है, लेकिन रोम्बो हेड्रल, या फिर हम क्या बोलेंगे इसको, रोम्बिक सल्फर नहीं है, रोम्बिक सल्फर नहीं है। किस पर, हमारा बी पर। अगर हम सी की बात करें भाई, पॉइंट सी किधर है, ये रहा मेरा पॉइंट C3, इस पर हमारा रोम्बिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक सल्फर है, लिक्विड सल्फर है। अगर हम बात करें भाई, यहां पर क्या होगा, हमारा मोनोक्लिनिक सल्फर होगा, रोमिक सल्फर भी होगा, और हमारे पास क्या होगा, लिक्विड सल्फर भी होगा। सर ये तीनों कंडीशन हमारी यहां। आई होप तीनों आपको समझ में आ गई होंगी, कौन कौन से कहां का इक्विलिब्रियम में होता है। काम क्या करना है अपन को, काम क्या करना है अपन को, सेम काम करना भैया तीनों के लिए, तीनों के लिए एक काम करना, चाहे आप इसके लिए करो, चाहे इसके लिए करो, इसके लिए करो, रिजल्ट सेम आने, इसलिए एक साथ करा रहा हूं। सर 1 कंपोनेंट सिस्टम है, कंपोनेंट तो 1 ही रहना है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। सर पेज आपकी इस पॉइंट पे 1 2 3 फेज है सर, इस पॉइंट पे 1 2 3 फेज है सर, इस पर 1 2 3 3 फेजेस, देयर इज 3 फेजेस, 3 फेजेस है ना भाई, 3 फेज है, कोई बात नहीं, फेज निकल आई, कंपोनेंट निकल आई। निकालना क्या है अपन को, अपना बचा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, C माइनस P+2, ओके, C1 P3 + 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 - 3, मतलब हो जाएगा 0। सर यहां से तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 0, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 0, मतलब सर इस पर बात करूं डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, यहां बात करूं डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, यहां बात करूं डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, मतलब मैं कह सकता हूं पॉइंट पर क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा मेरा 0, डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा हो जाएगा 0। भैया वापस से एक बार बात कर लेते हैं जो हम हमेशा से करते आए हैं, क्या, ACP 210 मतलब एरिया डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, कर्व डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, पॉइंट तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, पॉइंट तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। यही रिजल्ट अपन को निकालना होता है, यही रिजल्ट अपन को निकालना होता है। अब हम जानने वाले हैं इसके बाद की कहानी, जिसमें हमें जानना बहुत जरूरी है, वो है हमारा मेटास्टेबल पॉइंट, वो है हमारा मेटास्टेबल पॉइंट। भाई ये मेटास्टेबल पॉइंट क्या होता है, मेटास्टेबल पॉइंट क्या होता है समझ लो भाई। क्वेश्चन बहुत आते हैं, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं हमारे कि मेटास्टेबल पॉइंट पर सल्फर की कौन कौन सी फेज एग्जिस्ट करती हैं, पहला क्वेश्चन। कहां होता है, दूसरा क्वेश्चन। कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तीसरा क्वेश्चन। देख लेते हैं भाई मेटास्टेबल पॉइंट है कहां, मेटास्टेबल पॉइंट है कहां। मैं आपको इसको समझाने के लिए ना थोड़ा सा अलग फंडे में चलता है, इसको मैं हटा देता हूं। अब एक चीज देखना जरा सा, बहुत अच्छी सी कहानी है भाई, बहुत अच्छी सी कहानी है, ये आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी, ये आपको थोड़ी से समझनी पड़ेगी। सर कैसे समझेंगे, सोचिए। देखिए मैं क्या करता हूं, यहां पर मेरा प्रेशर बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत कम है, इधर की साइड जाएंगे हम प्रेशर बढ़ाएंगे, इधर की साइड जाएंगे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। भाई यही तो हो रहा है, इधर हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, इधर हम टेम्परेचर। मैं धीरे धीरे यहां पर इस कर्व पर क्या नजर आ रहा है मेरे को, इस कर्व पर अगर मैं देखूं तो क्या नजर आ रहा है सर, इस कर्व पर मेरे को नजर आ रहा है, इधर रोमिक सल्फर है सॉलिड, इधर है मेरा क्या,
इधर है मेरा क्या, वेपर सल्फर। अगर मैं धीरे धीरे टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन करता जाता हूं और इसको बढ़ाता जाता हूं, जैसे इस पॉइंट पर आता है ये हमारी रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर और हमारा क्या आ जाता है, वेपर सल्फर, ये तीनों आ जाते हैं। जैसे इससे आगे बढ़े, जैसे इसमें घुसते हैं, ये मोनोक्लिनिक सल्फर में चेंज हो जाता है। भाई यहाँ पर कौन है, ये हमारे पास मोनोक्लिनिक सल्फर ही तो है, ये इसमें चेंज हो जाता है। लेकिन क्या जानना है भाई, लेकिन ये जानना है अगर मैं प्रेशर को, टेम्परेचर को धीरे धीरे चेंज ना कर एकदम से चेंज कर दूं, तो ये ग्राफ जो आता है ये कुछ इस तरह से आगे को एक्स्ट्रा प्लॉट हो जाता है। ये ग्राफ कुछ तरह से आगे को एक्स्ट्रा प्लॉट हो जाता है भाई। पर एक प्रॉब्लम होती है, अगर आप एकदम से टेम्परेचर प्रेशर में चेंज करते हो ना, तो इसमें होता क्या, ये यहां पहुंच गया, इसको अब तक मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाना चाहिए था, क्योंकि यहां पर मोनोक्लिनिक सल्फर है, लेकिन ये मोनोक्लिनिक सल्फर में चेंज नहीं होता है। भाई ऐसा है जैसे मान लीजिए मेरे पास में क्या है, रोम्बिक सल्फर है, वेपर सल्फर है। अभी टेम्परेचर प्रेशर धीरे धीरे लेके जा रहा हूं, एक टाइम के बाद मोनोक्लिनिक में चेंज होना है उसको। लेकिन अगर मैं एकदम से प्रेशर बढ़ा दूं, एकदम से क्या कर दूं, टेम्परेचर बढ़ा दूं, वो क्या करेगा, वो सिस्टम क्या कर, एकदम से देगा भाई टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, वो भूल जाता है मोनोक्लिनिक में चेंज होना, और सीधे सीधे निकल जाता है। इस फेज को बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलते हैं मेटा स्टेबल पॉइंट। सर अगर इस पॉइंट पर देखेंगे आपने बंद कर दिया, टेम्परेचर देना बंद कर दिया, वही कांस्टेंट कर दिया, अब वहां पर आपको क्या लगना चाहिए, इस पॉइंट पर क्या होना चाहिए, आपको लगेगा इस पॉइंट पर सर मोनोक्लिनिक सल्फर होना चाहिए। लेकिन नहीं, इस पॉइंट पर अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पर आपकी रोम्बिक सल्फर और हमारी कौन सी, वेपर सल्फर, वही हमारी इक्विलिब्रियम में पाई जाती है। जो स्टेट यहां होगी वही हमारी यहां पाई जाएगी इस वाले कर्व पर। वैसे ही अगर मैं यहां से टेम्परेचर प्रेशर कम करते लाता हूं तो ये भी आगे की साइड एक्स्ट्रा प्लॉट हो जाता है। एकदम से कम करता हूं तो, अगर यहां से भी एकदम से कम करता हूं तो ये भी नीचे की साइड एक्स्ट्रा प्लॉट होगी और इस फेज पर आके बढ़ जाएगी। लेकिन एक कंडीशन है, अगर मान लीजिए, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप धीरे धीरे टेम्परेचर प्रेशर को मेंटेन करते हो तो वो फेज जो होती है ना, आराम से दूसरी फेज में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन आपने एकदम से टेम्परेचर बढ़ा दिया, एकदम से प्रेशर बढ़ा दिया, तो वो दूसरे फेज में कन्वर्ट होना ही भूल जाते, वो कन्वर्ट ही नहीं हो पाती। लेकिन अगर आपने कांस्टेंट कर दिया और उसमें जरा सा भी हाथ लगा दो, धक्का लगा दो, तुरंत वो किसमें चेंज हो जाएगी, फिर मोनोक्लिनिक सल्फर में चेंज हो जाएगा। यहां से इसको एक्स्ट्रा प्लॉट किया, यहां से इसको एक्स्ट्रा प्लॉट किया, यहां से इसको एक्स्ट्रा प्लॉट किया, तो बीच में एक पॉइंट मिल जाता है, इस पॉइंट को कहा जाएगा मेटा स्टेबल पॉइंट। इस पॉइंट को हम कहेंगे मेटा स्टेबल पॉइंट। और भाई इस पॉइंट पर क्वेश्चन मेरा ये होता है कि सर इस पॉइंट पर कौन कौन सी फेज इक्विलिब्रियम में होती हैं। सर आप कहोगे सर यहां तो क्या होना चाहिए, मोनोक्लिनिक सल्फर होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये हमारा इधर आ रहा है, यहां था रोम्बिक सल्फर, यहां था वेपर सल्फर, ये दोनों इक्विलिब्रियम में मिलेंगी। सर इसको अगर मैं इधर ले जाऊं, यहां है लिक्विड सल्फर, यहां पर है लिक्विड और यहां पर है वेपर, ये दोनों इक्विलिब्रियम में मिलेंगी। इसको मैं इधर लेके जाऊं तो यहां पर है रोम्बिक सल्फर, यहां पर है लिक्विड सल्फर, ये दोनों इक्विलिब्रियम में मिलेंगी। लेकिन इन तीनों कर्व में से कहीं पर भी मोनोक्लिनिक फेज नहीं है। इसलिए यहां पर थोड़ी सी भसड़ होती जा रही है। भाई आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं यहां पर समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। तो इस पॉइंट पर क्या होगा भाई, यहां पर आपको रोम्बिक सल्फर मिलेगी इक्विलिब्रियम में, विद किसके, वेपर सल्फर के। और किसके मिलेगी, वेपर सल्फर के अलावा लिक्विड सल्फर के। लेकिन यहां पर आपका मोनोक्लिनिक सल्फर नहीं होता, यहां पर आपका मोनोक्लिनिक सल्फर नहीं होता भाई। तो मतलब मैं यहां पर यह कहना चाह रहा हूं, अगर यहां से आप बात करते हो मेटा स्टेबल पॉइंट की, यहां पर आप बात करते हो मेटा स्टेबल पॉइंट की, तो मेटा स्टेबल पॉइंट पर आपका कौन सी चीज है भाई, आपके पास में है
आपके पास में है कौन कौन सी चीजें? रोम्बिक सल्फर है सर, ठीक है, लिक्विड सल्फर है सर, ठीक है, वेपर सल्फर है सर, ठीक है, लेकिन मोनोक्लिनिक सल्फर नहीं है, लेकिन मोनोक्लिनिक सल्फर नहीं है। अगर मैं यहां पर देखूं सर, अब देखना यहां पर कंपोनेंट तो सर एक हो गया, पेज कितनी हो गई? 1 2 3 हो गई सर। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो C माइनस पी प्लस 2 करेंगे। C की वैल्यू अभी भी 1 है, P की वैल्यू 3 हो गई, प्लस 2 हो गया, कितना हो जाएगा? 3 माइनस 3 हो जाएगा, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर भी क्या आता है? 0। सर मेटा स्टेबल पॉइंट पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 0। मतलब मेरा कहना ये सफल हो गया। क्या सफल हो गया? एरिया कोई सा भी हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आना है, कर्व कोई सा भी हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आना है, पॉइंट कोई सा भी हो, चाहे ट्रिपल पॉइंट हो, ट्रांजिशन पॉइंट हो, चाहे आपका मेटास्टेबल पॉइंट हो, वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 0 आना है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना सल्फर सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरीके से। अब हमें करना है भाई, अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम 2 कंपोनेंट सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें नई मिलने वाली है। 1 कंपोनेंट सिस्टम हमारा यहां पर खत्म हो चुका है, जैसे हमने H2O, CO2 और सल्फर सिस्टम तीनों पढ़ लिए हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। आपके लिए करना यह है, शेयर कीजिए जितना हो सकता है, जहां हो सकता है, जितनी बार हो सकता है, हर लेक्चर को, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।